हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज सीपीओ का नेक्स्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे। ये रहेगा आपका 11 दिसंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, बाकी 4 शिफ्ट जो इससे पहले हुए थे मतलब 9th और 10th के, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। इसके अंदर हम मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक छात्र पहले 4 टेस्ट में औसतन 70 अंक प्राप्त करता है। मतलब 4 टेस्ट के अंदर ये इसका एवरेज है, 70 मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। अब वो कह रहा है 5वें टेस्ट में उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका कुल औसत कितना हो जाए, 75 हो जाए। देखिए पहले नंबर ऑफ टेस्ट कितने थे, 5 थे। अब औसत को वो कितना बढ़ाना चाह रहा है, 70 से बढ़ा के 75 करना चाह रहा है। तो देखिए कितने बढ़े, 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 25। तो जो उसका टेस्ट होगा उसके अंदर पुराने वाले औसत से 25 नंबर ज्यादा रहेंगे, तभी जो औसत है वो 70 से बढ़ के 75 हो जाएगा। तो अब उसे 5वें टेस्ट में कितने मार्क्स अचीव करने हैं, 95 मार्क्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर सेल करता है 5 तरह के फ्रूट और उनका एवरेज कॉस्ट है 40। तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, 5 इंटू में एवरेज, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 200 रुपीज। देखिए अब वो क्या कह रहा है, एक फ्रूट सेलर मिक्स करता है मैंगो बॉटेड। देखो एक तरीके के मैंगो उसने 60 रुपए पर केजी लिए हैं, दूसरे के 40 रुपए पर केजी लिए हैं, और वो उन्हें इक्वल क्वांटिटी में मिलाता है। तो मतलब 60 प्लस में 40। सपोज इसको 1 केजी मिलाता है तो इसको भी 1 केजी मिलाता है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 100/2। तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यही हमसे पूछा जा रहा था, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर केजी, मिश्रण के प्रति किलोग्राम की लागत कीमत, तो 50 रुपए। अब देखिए वो क्या कह रहा है, कलकत्ता की एक लेबोरेटरी के अंदर एक टंकी कंटेन करती है सोल्यूशन। किसका है, सॉल्ट इस टू में वाटर। किस रेशो में, 5:3। ठीक है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। अब वो कह रहा है अगर 16 लीटर पानी मिला दिया जाए तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। अब देखो सिर्फ पानी की बात हो रही है। पानी यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट, लेकिन आपने मिलाया कितना था, 16 यूनिट। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन। घोल की मूल मात्रा कितनी थी, तो मूल मात्रा कितनी है, 5 + 3 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8, 16 8 128 लीटर सोल्यूशन था उसके अंदर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक छात्र ने 600 अंकों की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं। तो 600 से 75% करे हैं, तो छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 75 75 से 450। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 1500 में खरीदी गई एक वस्तु को 135 में बेचा गया। तो देखो नुकसान हुआ, हानि हुई कितने रुपए की, 15 रुपए की। तो हानि का प्रतिशत, तो देखो 1500 का कितना परसेंट है, 10% है। 1500 नहीं है, मतलब वो 15 है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर खरीदता है 2500 का एक आर्टिकल और उसे सोल्ड करता है 12% के प्रॉफिट पे। तो 2500 का खरीद के 12% का अगर उसने प्रॉफिट लिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ, उसे 300 रुपए का हुआ। हमसे उसका सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्लस 2500 2800। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 2500 का डायरेक्ट 112%, तो यहाँ डायरेक्ट 2800 आ जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता, तो मैंने पहले 300 कैलकुलेट कर लिया, देन उसको प्लस कर दिया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक आदमी चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मार्केट पहुंचता है 40 मिनट में। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, स्पीड थी उसकी 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा, 40 मिनट। मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो 60 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए डिस्टेंस कितना आ गया उसका, 4 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, अगर वो उसकी स्पीड भी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो वो मार्केट कितनी देर में पहुंचेगा। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से क्या आता है, टाइम। ये क्या आया, 1 आवर, 1 घंटे में पहुंचा। ठीक है, लेकिन हमें आर के अंदर नहीं मिनट में बताना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60, सो आंसर विल बी 60। 60 मिनट में वो पहुंचेगा। चलिए देखिए वो क्या कहता है, रानी कंप्लीट कर सकती है स्टिचिंग ऑर्डर, सिलाई के ऑर्डर को 24 दिन में। तो मैं मान लेती हूँ रानी की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, 1 यूनिट पर दिन, मतलब 1 यूनिट काम वो करती थी हर दिन, और टोटल काम उसने 24 दिन में करा। तो 1 इंटू में 24 दिन से, तो 24 यूनिट सारा काम हो गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया। अब वो क्या कहता है, आफ्टर वर्किंग 6 डेज, मतलब 6 दिन रानी ने अकेले काम करा। 6 दिन 1 की एफिशिएंसी से तो कितना काम निपटा दिया रानी ने, 6 यूनिट काम निपटा दिया। अब काम कितना बचा है, 18 यूनिट काम बचा है। उसके बाद वो कहता है उसकी बहन ने भी ज्वाइन कर लिया, उसकी बहन भी काम करने आ गई, और जो सारा काम था वो 10 और दिन में कंप्लीट हो गया। तो देखिए रानी तो 1 एफिशिएंसी से काम करती है, उसकी सिस्टर की एफिशिएंसी, और सारा काम कंप्लीट कितना हो गया, 10 दिन में। तो ये 2 5
2 9 जा, तो यहाँ से उसकी सिस्टर की एफिशिएंसी देखिए कितनी आ जाएगी, प्लस में 5 सिस्टर, तो ये हो जाएगी सिस्टर की एफिशिएंसी 4/5। ठीक है, ये सिस्टर की एफिशिएंसी आ गई। अब वो क्या कह रहा है, अगर उसकी बहन ही अकेले काम कंप्लीट करे तो उसे कितना दिन लगेगा। तो देखिए टोटल वर्क था 24, 4/5 यूनिट से काम होगा, तो 4 6 जा 6 5 जा 30 डेज के अंदर उसकी बहन सारा काम कंप्लीट कर देगी। अब देखिए ए भी एक काम को 8 दिन में करते हैं, ए प्लस बी एक काम को मिलके 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में, और सी प्लस ए ये उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, टोटल आ गया 48 यूनिट। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गया 6 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, अब देखो अगर आप इसे ऐड करोगे तो देखो ए कितनी बार है, 2 बारी, बी कितनी बार है, 2 बारी, और सी कितनी बार है, 2 बारी। तो ये कितना है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी कितनी, 13 यूनिट। अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी की सिंगल एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई, 6.5। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ठीक है ना, अगर ए बी सी, अगर मैं इसमें से बी और सी की एफिशिएंसी हटा दूं तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी बचेगी, तो माइनस में 4 कर देंगे तो 2.5 मेरे पास किसकी एफिशिएंसी आ गई, ए की। अब देखिए टोटल वर्क था 48 यूनिट, इसे ए करेगा 2.5 डेज में, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा, और ये 5 5 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 96/5, तो ये हो जाएगा कितना, 19.2 डेज के अंदर कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए इसको बहुत समझना, एक 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तांबे का गोला, ठीक है, गोले को 8 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया गया है। देखिए उसे किस में पिरोया गया है, तार में पिरोया गया है, ऐसे ये तार। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर आप तार का शेप देखो तो ये किसका शेप है, सिलेंडर का शेप है। किसका शेप है, बेलन का शेप है, सिलेंडर का शेप है। तो देखिए तो उसको जितने तार में पिरोया गया है वो क्या है, सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, सिलेंडर की लंबाई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो हम निकाल लेते हैं। देखिए एक कॉपर का स्फेयर का क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये व्यास था, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 6 इंटू में 6 इंटू में 6 पाई सिलेंडर का, पाई आर का स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, यही एच निकालना है हमें। पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 2 जा, और ये 2 3 जा, तो 3 6 जा 18, तो 18 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गई, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की हाइट आ गई, लंबाई आ गई। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, हमें बताना है उसका सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हो तो उसके अंदर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, 2LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, तो कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12 और 7 4 जा 28। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 61 प्लस करके मल्टीप्लाई में 2, तो आंसर विल बी 122 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर जो एक गोला होता है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये किसके बराबर है, 288 पाई के। ठीक है, यहाँ से मैं पाई कैलकुलेट कर लेती हूँ, 4 7 जा 4 2 जा, तो यहाँ से मेरे पास आर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसे 8 9 जा कर दूं तो 2 इंटू में 3। ठीक है ना, तो रेडियस मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड इट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36, 36 4 जा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वो क्या कह रहा है, एक फिश टैंक। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एक्वेरियम होता है, फिश टैंक होता है, वो किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, क्यूबॉइड शेप का। उसके हमें डायमेंशंस दे रखे हैं, देखिए ये सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अब देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम है, आयतन है, अगर आप उसे 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा कितना क्या मिलेगा, लीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं, 90 इंटू में 50 इंटू में 40, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 5 4 जा 20, 29 जा 108 लीटर पानी उसके अंदर होल्ड हो सकता है, स्टोर हो सकता है।
अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल कैसे वर्गाकार हैं, कितने चाहिए होंगे, जिसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर की साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया हो जाता है 10 इंटू में 10, ठीक है ना, ये एक टाइल का एरिया है, ठीक है। कितने टाइल चाहिए होंगे टू कंप्लीटली टू कवर द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को कवर करने के लिए, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस में BH प्लस में HL। इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे 10 इंटू में 10, मतलब एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स कितने चाहिए। तो देखिए ये 2LB हो जाएगा हमारे पास, देखिए 6 4 24, 2400 प्लस में 1200 प्लस में 1800 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 5400 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 टाइल्स रिक्वायर होंगे पूरा टोटल सरफेस एरिया को कवर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए अगर आपके पास वॉल्यूम आयतन, ठीक है ना, एक वॉल्यूम अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में हो तो आप उसे 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको लीटर मिल जाएगा। और अगर वॉल्यूम आपके पास मीटर क्यूब में हो तो आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लीटर में क्वांटिटी मिल जाएगी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी है उसके अंदर कितना लीटर है, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लो, ये काफी बार पूछा जा रहा है, मतलब लीटर में कन्वर्ट करने का बहुत आ रहा है। देखो वो क्या कह रहा है, एक कंटेनर है क्यूबॉइड शेप में, उसके हमें डायमेंशंस दे दिए हैं, ठीक है, उसके आयाम हमें दे दिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। अब वो कह रहा है वो सिर्फ 10% फिल हुआ है, जो उसका जितना भी वॉल्यूम था क्यूबॉइड का, उसका जो सिर्फ 10% वॉल्यूम है वही उसके अंदर यूज हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके अंदर कितना लिक्विड रहेगा। तो देखिए पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये कितना आ गया, 6000 का सिर्फ 10% ही उसके अंदर क्या है, मतलब उसका 6000 का सिर्फ 10% ही वॉल्यूम यूज हुआ है, मतलब 600 सेंटीमीटर क्यूब ही क्या है उसके अंदर पानी डाल रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना पानी है, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो उसके अंदर कितना पानी है, 0.6 लीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर सेंटीमीटर क्यूब हो तो 1000 से डिवाइड, इधर 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये तो आप सबको पता है। अगर आपके पास कोन है, अगर मैं इसका आपको रेशियो के अंदर वॉल्यूम पूछूं तो हाइट का क्यूब किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के उसके आयतन के बराबर। अब एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा शीर्ष से 1/3 भाग में काटा जाता है। अब देखिए 1/3 का क्या मतलब है, जो इसका कोन का जो टोटल हाइट है, जो कोन का टोटल हाइट है वो कितना है, 3 है। 1/3 में काटा जाता है तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी हाइट कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, शीर्ष से स्थित छोटे शंकु का आयतन, ठीक है, शीर्ष से स्थित छोटे शंकु का आयतन और पूरे शंकु का आयतन का अनुपात। तो देखिए 1 का क्यूब कितना रहेगा, 1:2 में 3 का क्यूब 27, ठीक है ना। हाइट का क्यूब करेंगे वही क्या होता है, उसका वॉल्यूम रहता है, आयतन रहता है। अब ये भी सेम है। देखो वो क्या कह रहा है, जो एक लंबवतीय शंकु है उसकी ऊंचाई उसके आधार के समांतर 2 तलों द्वारा समद्विभाजित की गई है। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ट्राइसेक्टेड, ठीक है ना, 3 हिस्सों में बांटा गया बट इक्वल। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये हो गया 1 2 3। हाइट की बात करें तो देखो यहाँ तक हाइट 1 यूनिट है, यहाँ तक हाइट 2 यूनिट है, और पूरे उसकी हाइट बात करें तो इसकी हाइट कितनी है, 3 यूनिट है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3 वॉल्यूम्स, ठीक है, तीनों आयतनों का अनुपात क्या है। तो देखो 1 का वॉल्यूम तो आप करोगे तो 1 ही रहेगा, इस 2 में इस इतनी पूरी हाइट, अब मैंने आपको बताया ये पूरी हाइट कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका 2 का क्यूब करूं तो इसका पूरे का वॉल्यूम 2 आया, बट हमें सिर्फ इतने पार्ट का वॉल्यूम चाहिए। तो ठीक है, ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे, 1 - 8, तो दूसरे का क्या है, 7 है। आप यहीं से टिक करके चले जाते, लेकिन देखो तीसरे का भी बता देती हूँ, पूरे का कितना है 27, बट यहाँ तक की हाइट अभी हमने देख ली 8 है, तो माइनस कर देंगे 8, तो बाकी हाइट कितनी रह गई 19, ठीक है ना। तो हमसे यही पूछा था ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3 वॉल्यूम्स, इन तीनों का अलग अलग वॉल्यूम्स का रेशियो बताना था। अब देखो राइट प्रिज्म है जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, और एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है प्रिज्म का 12 सेंटीमीटर। हमसे उसका क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया
प्लस में लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये मैंने ऊपर लिख दिया। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा 100, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर का क्या होता है बेस एरिया, मतलब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, प्लस में 4 इंटू में 10 इंटू में हाइट कितनी है 12, तो 12 480 प्लस में 200, तो ये कितना रह जाएगा 680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए बी हमें दे रखा है तो 12 2 24, 240, इसको इधर माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 160, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 160। अब द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4a स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय 5ab का क्यूब। ठीक है ना, लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, वॉल्यूम ऐसे ही निकालते हैं ना, सॉरी एरिया ऐसे ही निकालते हैं, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये a का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक पावर है, b का यहाँ पे एक पावर है, b की पावर 4, a क्यूब b की पावर 4। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेगुलर पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस है 10 सेंटीमीटर का और उसका स्लांट हाइट कितना है 13, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, उसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है। तो वो क्या होता है, हाफ इंटू में बेस का एरिया, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया, हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस कितना निकलेगा, 4 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, परिधि, ठीक है ना, 4 10 40 इंटू में 13, तो ये हो जाएगा 20, तो आंसर कितना रह जाएगा 260। ये क्या होता है, हाफ पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। ठीक है ना, अब देखिए इसके अंदर हमें इसका एवरेज बताना है, ये है हमारे पास 3.25 प्लस में 2.5, इसको करोगे 2.5, ये हो जाएगा 4.75, तो ये टोटल है 10.5। इसका हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है, औसत, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 3 जा 9.5। चलिए देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। देखिए जो आपके पास फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर वो शांत दशमलव है तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, अब मुझे नहीं पता उसे हर बोलते हैं या अंश बोलते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो सिर्फ अगर आप उसके फैक्टर बनाओ तो उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के ही फैक्टर बनते हैं, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो ये क्या है, 2 इंटू में 5, ठीक है ना, तो फैक्टर के अंदर सिर्फ 2 और 5 है, तीसरा कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या है, शांत दशमलव है। देखिए यहाँ पे है तो ये 30 है, तो 3 इंटू में 2 इंटू में 5, देखो 2 and 5 तो है, बट 3 क्या है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये मैंने सेकंड ऑप्शन इसीलिए सॉल्व करके दिखाया है कि 3 इसके अंदर एक्स्ट्रा है, तो 3 नहीं होना चाहिए था, सिर्फ 2 और 5 का ही फैक्टर होने चाहिए थे, तो अगर होते तो ये भी शांत दशमलव होता, लेकिन आपने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 2 इंटू 5, तो यही सिर्फ एक क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके अंदर 44 डायगोनल है, 44 विकर्ण है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी कितनी साइड्स होंगी। तो देखिए डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, n-3/2, अगर ये फॉर्मूला लगाओ तो आपको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, और यहाँ पे साइड, ये जो n है, n किसको डिनोट करता है, साइड को डिनोट करता है, नंबर ऑफ डायगोनल समझ गए ना, विकर्ण। तो देखिए n-3/2 इज इक्वल्स टू में 44, तो ये कितना हो जाएगा, n-3 इज इक्वल्स टू में 88। अब देखिए अगर मैं 88 के फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेगा, 11 इंटू में 8, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे n की जगह क्या रख दूं 11, तो 11 - 3 क्या रहेगा 8, और यहाँ पे 11 - 3 8 हो जाएगा, और n की जगह 11, तो 11 8 जा 88, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना रह जाएगा 11। और अगर कोई ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाता है तो फिर उसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो आप बना सकते हो। अब वो कह रहा है यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर है। अब देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो पॉलीगन का बाह्य कोण होता है, मतलब कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, इसका सम क्या होता है, फिक्स होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना रहता है, 360 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे होता है,
-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर अब उसने हमें बता दिया इंटीरियर एंगल कितने हैं, 360 है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। क्या कह रहा है कि दोनों के सम इक्वल है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स। तो बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं, एन किसको डिनोट करता है, यहाँ पे साइड को डिनोट करता है, तो कर लेते हैं 18 2 जा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4। बस आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण जो होता है, उसका सम क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है, हमेशा 360 होता है। और जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, आंतरिक कोणों का जो सम होता है, उसके अंदर ये फॉर्मूला लगता है। और n हमेशा यहाँ पे साइड को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स को। अब वो यही कह रहा है, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है 2520। तो देखो क्या था, n-2 180 इज इक्वल्स टू में 2520। यहां से मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ये कितना आ जाएगा 14। तो n कितना आ गया 16। नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास यहाँ पे आ गई 16। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या और उसकी विकर्णों की कुल संख्या बताओ। तो देखो भुजाओं की संख्या तो आपको कितना मिल गई 16 एक ही ऑप्शन में था, आप इसे यहाँ पे टिक करके आगे जा सकते थे। और बाकी आपको विकर्ण भी सॉल्व करने, तो वो क्या होता है n-3/2। डायगोनल को सॉल्व करने का आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो 14 11 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मिल जाएगा 104 डायगोनल्स। देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसको उसने क्या करा है, डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल्स बाय अ डायगोनल। एक डायगोनल से उसको हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो दोनों ट्राइंगल है उनकी हाइट हमें दे दी कितनी है 12। तो ये हाइट 12 है और ये वाली हाइट भी कितनी है 12 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल बताओ। देखो ये जो डायगोनल है, ये ट्राइंगल का आपको क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है, जो कितना है 13, और हाइट कितनी दे दी है हमें 12। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये एक के लिए हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों ट्राइंगल है, ठीक है ना। अगर मैं दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं तो वो टोटल ही एरिया हो गया ना। तो 2 6 ठीक है, तो 13 6 78 इंटू में 2, तो आंसर कितना रहेगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया ना, दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही टोटल एरिया है, सरफेस एरिया बोले जा रही हूँ। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज 0.25 टाइम्स द नंबर ऑफ इटसेल्फ। तो वो क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं इस नंबर को 0.25 कर दूं, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब देखो मैंने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर रह जाएगा 1। तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं आए। बस यही उसको बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं स्क्वायर रूट करूं। मैंने 16 का स्क्वायर रूट कर दिया, ये कितना आ गया 4। अब अगर मैं 16 को 0.25 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा 4। तो दोनों नंबर क्या है, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। बस यही हमसे पूछ रहा था, इफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज 0.25 टाइम्स द नंबर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना, अगर आप उसी नंबर को 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो वो और उसका स्क्वायर रूट दोनों इक्वल आने चाहिए। अब देखिए ये लीटर में कन्वर्ट करने वाला मैंने पहले भी बताया आपको, अगर मीटर क्यूब में वॉल्यूम है उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपको किसके अंदर मिलेगा, लीटर में मिलेगा। अब वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल टैंक है जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट हमें दे रखी है। तो 5 इंटू में 3 इंटू में 1.2, इसे इतना कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा 18। ठीक है ना, 18 मीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम आ गया। 18 मीटर क्यूब सही करा ना मैंने, 15 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 1.2, हाँ ठीक है, 18 मीटर क्यूब इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वाटर किसके अंदर होता है, लीटर में होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मास या द्रव्यमान, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू में डेंसिटी, डेंसिटी को क्या कहते हैं, घनत्व, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम तो पता ही है आयतन। ठीक है, तो मास या द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या आप इसको द्रव्यमान बोलो तो घनत्व इनटू में आयतन। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, एक आयरन ट्राइंगल है जिसका बेस और हाइट दे रखी है। तो देखो मैं इसका एरिया निकाल लेती हूँ,
एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो ये कितना हो गया, ये 8 है, 6 8 जा 48, 48 इसका आ गया एरिया। अगर मैं एरिया को उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम। तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया इसका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मास, इसका मास बताना है। तो देखिए मास क्या है, डेंसिटी हमें दे रखी है, ये रही घनत्व 7.8 इंटू में 48, तो आंसर कितना आ जाएगा 374.4 ग्राम। अब वो क्या कह रहा है, एक आदमी अपने वेतन का 30% किराए पर, 20% किराने के सामान पर और 25% अन्य खर्चों पर खर्च कर देता है। मतलब उसने से 100 में से पूरा 75 तो खर्च कर दिया, अब बचा कितना, 25%, ठीक है ना, इसको प्लस करेंगे 25। तो अगर वह 9,000 रुपए बचाता है तो बचाया उसने कितना, 25%, 25% का मतलब 9,000 उसने बचाया है, तो उसका वेतन क्या था, तो डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 100, 25 1 जा 4 जा 9 4 जा 36,000 उसका टोटल वेतन था, टोटल उसकी सैलरी थी। अब वो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, देखो 4/3 पाई आर का क्यूब 6 सेंटीमीटर था, इसको पिघला दिया। अगर इसको पिघलाया है तो दोबारा आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे वो स्फेयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, कुछ भी हो, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। पुनः ढालकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे, तो मान लेते हैं n गोले बनेंगे, 4/3 पाई और r कितना इधर 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 2 2, ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 जा 27 गोले बनेंगे। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रपेजियम, एक समतल चतुर्भुज, देखो ट्रपेजियम ऐसा होता है, ठीक है, और ये उसकी हाइट होती है, तो पैरेलल साइड कितनी है 20 और ये 10 और ये हाइट है इसकी 8, तो हमसे इसका क्या पूछा गया है, एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ये होती है साइड ए, ये होती है बी, ए प्लस बी 30 इंटू में हाइट कितना है 8, तो ये हो जाएगा 15 8 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, प्रकाश कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, प्रकाश एक काम को 15 दिन में कर देता है। अब वो क्या कह रहा है, प्रकाश और जयेश मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर जयेश प्रकाश से 2 गुना तेज है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं तो जयेश 2 गुना है तो ये 1 गुना है। अब देखो इसका एफिशिएंसी 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो टोटल वर्क कितना आ गया 15 यूनिट। तो अब हमें क्या बताना है कि वो दोनों मिलके इन हाउ मेनी डेज कैन प्रकाश एंड जयेश टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तो दोनों की एफिशिएंसी 3 यूनिट, तो 3 5 जा 15, 15 दिन के अंदर दोनों मिलके काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब एक जो लैपटॉप है वो 60,000 का अंकित मूल्य पे है, ठीक है ना, उसे लिस्ट किया गया है मार्क प्राइस पे। अब वो सेलर उसके ऊपर डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट दिया, 80% पे बेचा, तो कितना हो गया 6 8 जा 48,000, ठीक है। उसके बाद भी वो क्या कहता है, एक कैशबैक मिलता है उसे 2,000 का, तो 2,000 का अगर उसे कैशबैक मिला तो उसने फाइनली कितना अमाउंट पे करा, 46,000 रुपए। अगला देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रिटेलर ने मार्क करा जैकेट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो एक्स का 160% पे उसे क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। उसके बाद जो क्या कहते हैं सीजन का क्लियरेंस सेल हुआ, उसने डिस्काउंट क्या पैसों में दिया, ठीक है ना। पहले तो डिस्काउंट हमें हमेशा किसके अंदर मिला, परसेंटेज में, उसके अंदर उसने पैसों पे दिया डिस्काउंट। उसके बाद भी वो क्या कहता है, उसको प्रॉफिट हुआ 20% का, तो एक्स का 120% उसे मिला। तो हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। ये कैंसिल, इधर कैंसिल, ये इधर से कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16x माइनस का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 180, एक और 0 इज इक्वल्स टू में 12x, ठीक है ना। ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये 4x इज इक्वल्स टू में 18,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 4,500 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 4,500 रुपये। अब देखिए इसे कन्वर्ट करना है किसको, रेडियन को डिग्री में, तो क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन में पाई, बस एक ये रख लो यार, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ठीक है। तो ये कितना है 25 पाई बाय 4 इंटू में 180 पाई, ठीक है। ये 4 जा 16, 4 5 जा 20, 25 इंटू 45 1125 डिग्री। अब वही है, ये इसके अंदर भी सेम लगेगा, डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन इंटू में 180 पाई,
तो देखो डिग्री बताना है कितना है, तो ये है 5 पाई इंटू में 180 अपॉन में पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0, 5 18 90, 900 डिग्री। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। अब पूर्णक कोण तो आपको पता है ना, दोनों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 5% लेस देन द एंगल। सपोज एक एंगल x था तो दूसरा कितना था, x माइनस 5 था, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। तो हमें बताना है एंगल कितना था, x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में 85, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 47.5 डिग्री। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक हॉलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है। जब भी कुछ भी चीज हो, हॉलो सिलेंडर हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर हमेशा क्या होता है, रेडियस के ऊपर काम करना होता है। अब देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, एक हॉलो सिलेंडर है जिसका आउटर रेडियस है कितना 7 सेंटीमीटर, ऐसा उसका बेस होता है, ये है 7 और ये है 5, ठीक है। तो और उसकी हाइट है 10, तो हमें बताना है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर एच। लेकिन जब भी हॉलो की बात हो, चाहे रेडियस स्क्वायर में हो या क्यूब में हो, रेडियस हमेशा फिर यहाँ पे कैसे लिया जाता है, 7 क्यूब माइनस में 5 क्यूब, ठीक है ना। इनर रेडियस मल्टीप्लाई बाय सॉरी माइनस में आउटर रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे क्यूब हो स्क्वायर हो, जब भी हॉलो की बात हो तो काम ऐसे होता है। तो अब हम कर देते हैं पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर ही लगेगा, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्यूब लगता, ठीक है ना। तो 49 माइनस में 25, तो कितना रह गया ये 24 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर ये आपका आ जाएगा 753.98, ठीक है। देखिए हमें इसके अंदर क्या बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, प्रिज्म। तो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए एक राइट ट्राइंगल प्रिज्म है, बिल्ट है, उसको बनाया गया है जिसका बेस कैसा है, ट्राइंगल है, और उसके मेजरमेंट हमें ये दे रखे। तो देखिए अगर इसका पैरामीटर निकालना हो, परिधि निकालना हो, तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 42, और उसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल गार्डन है, एक आयताकार बगीचा है जिसका लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, और देखिए उसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, फेंसिंग करनी है, जिसकी जो कीमत है कॉस्ट है 200 रुपए पर मीटर की है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू फेंस द एंटायर पेरीमीटर। तो उस बगीचे के पूरे परिधि पे लगाना है। तो परिधि क्या होती है 2L + B, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ कितना है 80, इंटू में 2 और इंटू में 200, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 32,000 रुपीज। अब देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ द पार्टनर्स। अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ डेज के। ये चीज आपको पता होनी चाहिए किसके अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर। कैसे निकलते हैं दिन, टोटल वर्क मतलब एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी A + B, या खाली एक पार्टनर कर रहा है A, दूसरा कर रहा है B, नीचे एफिशिएंसी आनी चाहिए। मैंने A + B लिख दिया, नीचे एफिशिएंसी आनी चाहिए। अगर इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे दिन, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से A + B लिख दिया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, A + B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अगर A + B मिल के काम करें तो 20 दिन में पूरा काम निपटा देंगे, ठीक है। अगर मैं यहां से इक्वेशंस बनाऊं, टोटल वर्क के बराबर में क्या आ जाएगा 20A प्लस में 20B। टोटल वर्क किसके बराबर है 20A प्लस में 20B, ये मैंने एक इक्वेशन में बना दिया। अब वो क्या कह रहा है, अगर A 15 दिन, A वर्क फॉर 15 डेज और लेफ्ट, A ने 15 दिन काम करा, ठीक है ना। A ने 15 दिन काम करा और जो बचा हुआ काम था B फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। तो प्लस B ने कितने दिन काम करा 42 डेज, ये भी टोटल वर्क के बराबर आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज कुड B फिनिश द होल वर्क अलोन, B अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो पहले इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कराते हैं और इसके अंदर A और B की एफिशिएंसी निकाल देते हैं। तो 20A प्लस में 20B इज इक्वल्स टू में 15A प्लस में 42B। तो
ए जो है ये हो जाएगा 5A इज इक्वल्स टू में 22B। तो ए बाय बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की आ गई 22 और बी की आ गई 5 एफिशिएंसी। अब देखो मैं टोटल वर्क निकालूं तो 20 इंटू में 22 प्लस में 20 इंटू में 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस में 440, तो ये हो जाएगा 540 आ गया मेरे पास टोटल वर्क। अब मुझे बताना है कि अगर बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम कर देगा, तो डिवाइडेड बाय 5, तो 108 डेज के अंदर बी सारा काम कंप्लीट कर देगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक वृत्त की जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ठीक है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर हैं, अगर दोनों सेम डिस्टेंस के ऊपर हैं तो दोनों कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होगी। तो ए बी की लंबाई 12 है तो सी डी की भी लंबाई कितनी रहेगी, 12 रहेगी। अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे दो कॉर्ड्स हैं तो दोनों कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया दे रखा है हमें हेमिस्फेयर का कितना, देखो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, जो किसके बराबर दे रखा है 2772 के बराबर। हमें रेडियस बताना है तो 2 पाई आर का स्क्वायर ये किसके बराबर है 2772 के, तो 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है। देन अगेन 2 से 11, 2 6 जा 9 जा 3 जा 11 5 जा 11 6 जा और ये हो जाएगा 63, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, तो ये हो जाएगा 7 9 जा 9 को 3 इंटू में 3 इंटू में ये वाला 7, तो 7 3 जा 21 सेंटीमीटर उसका रेडियस रहेगा। अब देखिए अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं और आपको सेंट्रॉइड दे रखा हो, केंद्रक दे रखा हो, तो देखो जो तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये होता है ए बी सी, ये तीन होते हैं और यहाँ पे होता है सेंट्रॉइड केंद्रक। तो देखिए अगर मैं ए का बी का और सी का सिर्फ एक्स वाला लूं, और देखो कोऑर्डिनेट के अंदर भी एक्स और वाई के ही कोऑर्डिनेट होते हैं, तो x1 इसका मान लेते हैं x2 प्लस में x3, अगर मैं इसका एवरेज करूं तो ये किसके बराबर में आता है, सेंट्रॉइड के बराबर में आता है, ठीक है ना। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज किसके बराबर होता है, सेंट्रॉइड के बराबर होता है, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो। अगर आप इनका क्या कर दो, एवरेज कर दो बाय 3, तो ये किसके बराबर आएगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के बराबर जो है, ठीक है ना। तो देखिए 1 + 5 6 प्लस में जो थर्ड वाला है वो हमें निकालना है, ये x की बात चल रही है, अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में 3, तो 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये तो x का कोऑर्डिनेट तो 3 आ गया, यहाँ पे 3 दो जगह है तो y का भी कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो 2 + 6 8 प्लस में y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू में 4, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू में 8 + y, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अगला देखेंगे, अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कोन है जिसे कट करा गया है, वो ऊपर कहा गया था 1:3 के अंदर, तो यहाँ तक 1 यूनिट इसकी हाइट है, ये पूरी हाइट कितनी है 3 यूनिट है। हमें रेशियो बताना है वॉल्यूम का, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका हाइट का वॉल्यूम कर देंगे, 1 हाइट का क्यूब कर देंगे, 1:3 का कर देंगे, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है समद्विभाजी, मतलब आइसोसेलेस दो ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, आर इक्वल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ वर्टेक्स बी। अब देखो अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, मतलब इस ट्राइंगल का ऑपोजिट एंगल ये है, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब वो क्या कह रहा है, अगर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ वर्टेक्स बी ए बी सी, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना दे दिया हमें 130 डिग्री। तो अब अगर ये 130 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो ये हो गया 50 डिग्री, ये भी हो गया 50 डिग्री और ये हमारा 80 डिग्री आ गया। इतनी बात समझ में आ गई ना, 50 50 80, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए कितने का है, तो एंगल ए कितने का है 80 डिग्री का। अब वो क्या कह रहा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, अ कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन, ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, सच दैट टेंजेंट ए मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद कॉर्ड ए। देखो टेंजेंट जो है वो कॉर्ड के साथ मिलके कितने का वो बना रही है, एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। अगर आप बात करो जब टेंजेंट से रेडियस मिलता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, टोटल 90 डिग्री का। अगर यहाँ पे
टोटल 90 डिग्री का एंगल बनना था, तो जो कॉर्ड ने बनाया वो बना दिया 30 डिग्री का, तो बाकी का एंगल कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का। अब ये सेंटर से अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूं, ये ओ है, तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है ना ट्राइंगल की, जैसे अभी मैंने बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। और टेंजेंट जब भी मिलती है सर्कल के रेडियस के साथ, वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? टोटल 90 डिग्री का। इन दोनों का होना था 90 डिग्री का, ठीक है। तो कॉर्ड ने तो बना दिया 30 का, बाकी बन गया 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये बचा हुआ भी कितना रह जाएगा? 60, क्योंकि टोटल क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है ट्राइंगल के अंदर। तो हमें ए ओ भी बताना है, ये ओ वाला एंगल बताना है, तो ये भी कितने डिग्री का रहेगा? 60 डिग्री का। सो आज की वीडियो में पूरे हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई क्वेरी रहे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी मार्क की हुई भी PDF जो मैंने सॉल्व करा ये चाहिए हो तो आप ये टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।